हम लोगों ने इससे पहले 2025 कर लिया है, 2024 का प्रीवियस ईयर कर लिया है, 23 का भी कर लिया है और 22 का भी कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं 21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखते हैं इसको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज के बेसिस पे इस पेपर को क्रैक किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The governor of RBI is appointed by the central government. Certain provision in the Constitution of India give central government the right to issue direction to the RBI in public interest. Governor of RBI draws power from RBI. ये कह रहा है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो RBI के गवर्नर को अपॉइंट करती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको देखना ये वाला स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी यहाँ पे खेलती है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये जो स्टेटमेंट रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। ये आपको 90% चांसेस गलत होने के रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। और आरबीआई जो है, गवर्नर जो है आरबीआई का, वो आरबीआई एक्ट से पावर ड्रॉ करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका आंसर 1 और 3। सेकंड देखते हैं, कैजुअल वर्कर को लेके है ये क्वेश्चन, एम्प्लॉयड इन इंडिया। अब इसमें कौन सा सही है? ऑल द कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड टू ईपीएफ। जितने भी कैजुअल वर्कर हैं इंडिया में वो सब ईपीएफ कवरेज के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ओके दोस्तों, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट। देखो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके उसके पास बहुत सारा पावर है, वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद अपना पावर बढ़ा सकती है, दूसरे पावर को घटा सकती है। हाँ, भले बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके ऐसा हो जाए कि वो उसको रोक दिया जाए, बट गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन वो कर सकती है, उसके पास पावर होता है करने को। ये आप मान सकते हो, ये इसमें सही हो। दूसरी बात ये कि ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि आपको बैंक अकाउंट से ही पे करना है। तो इससे क्या होगा टैक्स इवेजन नहीं होगा, हर पैसे पे मॉनिटर किया जाएगा और जो है सिस्टम को स्ट्रांग रखा जाएगा, तो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इससे क्या है कि मतलब इसमें क्या है ना कि आपको ये सही मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये, ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तब से ही एक बात हमेशा चली है कि एक रेगुलर वर्किंग आवर होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा काम कोई भी वर्कर कर रहा है ना किसी कंपनी में, तो उसको ओवर टाइम पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये प्रावधान भी बहुत सही लगता है। और ये देखो, ऑल कैजुअल वर्कर इंटाइटल्ड फॉर द ईपीएफ कवरेज, नहीं, देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा नॉलेज लग जाएगा, यहाँ पे नॉलेज लग जाएगी ये कि ऑटोमेटिकली सभी कैजुअल वर्कर ईपीएफ कवरेज के अंदर लागू नहीं होते हैं, बल्कि कोई इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम 20 मेंबर काम कर रहे हैं, वहीं पे ईपीएफ कवरेज लागू होता है। तो ये 1 को काट दीजिए, तो क्या होगा 2 और 3 होगा, ठीक है। 3 देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, अब मंदी आ गई है तो उस समय में क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। मंदी आ गई मतलब पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, सिस्टम ठप बैठा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर टैक्स रेट को कट कर दिया जाए, ठीक है, अकॉम्पनी में इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकॉम्पनी में रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। सबसे पहली बात कि टैक्स रेट अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे पैसे जो है और मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो मनी सप्लाई अगर कम हो गया तो आपका जो मंदी आया हुआ है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, अगर आप रिडक्शन ही मतलब एक्सपेंडिचर ही खर्च कम करोगे तो फिर मनी सप्लाई रुक जाएगा, और मनी सप्लाई रुकेगा तो फिर क्या होगा कि फिर आप रिसेशन पीरियड से बाहर नहीं आ पाओगे। देखो यहाँ पे बेस्ट है ना कि सबसे पहली बात कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होगा। अगर सरकार एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है ना, तो सबसे पहली चीज़ कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा,
प्लस जॉब क्रिएट होगा, लोगों के पास पैसे जाएगा और हमारे इकोनॉमिक रिसेशन से हम बाहर आ पाएंगे। और इंटरेस्ट रेट आप कट करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट कट होने से किसी इंडिविजुअल को ही फायदा होता है जो लोग कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब क्रिएशन तो नहीं होगा। तो क्या होगा, 3 का बी होगा। 4 देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ, मतलब कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि गुड का जो डिमांड है ना वो कब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कब इंक्रीज देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप ना सीधा 4 देखो, प्राइस जब फॉल कर जाएगा किसी भी गुड का तो क्या होगा, तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो 4 तो होगा। 4 ये कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस 3 में से कौन सा होगा। प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज। ओके, जैसे मान लो कि एक है रिबॉक का शूज़ और एक है आपको नाइकी का शूज़, और अगर रिबॉक का दाम अगर काफ़ी बढ़ गया ना तो क्या होगा, लोग नाइकी की तरफ जाएंगे। अगर नाइकी के दाम काफ़ी बढ़ गया तो लोग रिबॉक की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, ये सही होने का चांस है। तो 1, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट वो गुड्स होते हैं जो साथ में चलते हैं, जैसे मान लो कि पिज्ज़ा हो गया, नहीं जैसे मान लो बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेट्रोल हो गया, बाइक हो गया। तो पेट्रोल का अगर दाम बढ़ गया ना तो क्या होगा, बाइक का दाम क्या होगा, पेट्रोल का दाम अगर काफ़ी बढ़ गया तो बाइक इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट का दाम अगर बढ़ गया ना तो क्या होगा, डिमांड पे असर आएगा। कॉम्प्लीमेंट का दाम अगर बढ़ जाएगा तो बल्कि डिमांड पे कम असर आएगा, मतलब डिमांड नहीं होगा उस वस्तु का। तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। द गुड ऑफ द इन्फीरियर, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। अच्छा, गुड अगर इन्फीरियर गुड है और आपका अगर मतलब तनख्वाह बढ़ गया तो क्या होगा देखते हैं। पहले आप बिलसेरी का पानी पी रहे थे, ठीक है, अब आप पैसा कमाने लगे हैं तो आप बिलसेरी पियेंगे नहीं, बिल्कुल आप बिस्लेरी पियेंगे। तो यही चीज़ होती है। बिलसेरी एक इन्फीरियर गुड था, बिस्लेरी एक ब्रांड है। आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप बिस्लेरी पियेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 एंड क्या होगा, 1 1 3 1 एंड 4 होगा ना। हाँ, तो ये भी नहीं होगा ना। इन्फीरियर गुड क्या होगा, अगर मतलब कि आपकी अगर तनख्वाह बढ़ गई है तो आप इन्फीरियर गुड की तरफ नहीं जाएंगे, आप क्या किसकी तरफ जाएंगे, ब्रांडेड गुड की तरफ जाएंगे। तो 1 एंड 4 होगा इसका आंसर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, लोकल बोर्ड करती है रेगुलेट या फिर आरबीआई करती है रेगुलेट, इस पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, दे कैन इशू इक्विटी शेयर, बिल्कुल बैंक जो है वो इक्विटी शेयर इशू करती है। दे वेयर ब्राउट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 1966। ठीक है दोस्तों, आप इसी ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी यहाँ पे ऐसे गलती नहीं करती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ना तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन 1934 कर देगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955 कर देगी। अगर उन्होंने लिखा है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो डेफिनेटली वो 1949 सही होगा ही होगा, उसमें कोई ये वाली बात नहीं होती है। तो इसका जो होगा ये गलत है दोस्तों, फैक्ट आ गया यहाँ पे आरबीआई करती है इसको और साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये दोनों सही होगा। तो 2 एंड 3 इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस बाय। अब देखो यहाँ पे दिया है इन्फ्लुएंस बाय, इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि आपका लाइफ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, आप लिस्ट बनाओ तो पता नहीं आप कितना कितना लंबा लिस्ट बना दोगे, बहुत लंबा लिस्ट बना दोगे। और अगर आपका लाइफ किसी मतलब 0.1% से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना तो आप इन्फ्लुएंस तो हो रहे हो ना, चाहे 90% से हो, चाहे आपका 99% से हो, चाहे 0.1% से हो। इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस होना होता है, चाहे आप 0.1% से क्यों हो। जब भी यूपीएससी ऐसे दे देना स्टेटमेंट, इन्फ्लुएंस दिस थिंग्स आर इन्फ्लुएंस बाय, आँख बंद करके 1 2 3, आँख बंद करके 1 2 3 मारना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अब देखते हैं क्या है। एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व से क्या इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड ये होगा, बिल्कुल होगा। एक्शन ऑफ द आरबीआई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंटरेस्ट रेट घटा दो बढ़ा दो तो बॉन्ड यील्ड तो इफेक्ट होता ही है कहीं ना कहीं। इन्फ्लेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ठीक है, होता है, इंटरेस्ट से घटा दो बढ़ा दो उससे तो इफेक्ट होता ही है। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, डी होगा। 7 देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि एफडीआई, ये आपको कंप्लीट आ गया नॉलेज बेस्ड। ठीक है, अब एफडीआई जो है वो इंक्लूडेड किस चीज़ में है, तो आपको पता है एक चीज़, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पता है क्या,
कि एनआरआई डिपॉजिट जो होता है ना वो एफडीआई में नहीं आता है। एनआरआई डिपॉजिट डजंट कम्स अंडर एफडीआई, ठीक है। ओके, तो 4 काट दीजिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक, एफडीआई में आएगा दोस्तों, ठीक है। और कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, यूपीएससी इस चीज़ को बहुत क्लियर करके दे रहा है कि विद सर्टेन कंडीशन, विथ सर्टेन कंडीशन बहुत क्लियर कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने का चांस रहेगा। तो क्या होगा 1 2 3, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो 1 2 3। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो वो एफडीआई के अंदर आता ही आता है, तो इसका क्या होगा, तीनों होगा। 8 देखते हैं, ये कह रहा है कि इफ अब डिवैल्यूशन, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी दैट इज नेसेसरीली, इस वर्ड को ठीक से देखिएगा दोस्तों, नेसेसरीली यहाँ लिखा हुआ है, क्या होगा, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉर्म। बिल्कुल, अगर मान लो कि पहले $1 इजकल टू ₹90 था, अभी मान लो 90 है, अगर $1 इजकल टू ₹100 हो जाए, तो क्या हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का और फॉरेन मार्केट में बढ़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका मान लो पहले $1 में वो ₹90 का भारतीय सामान खरीदता था, अब वो $1 में ₹100 का भारतीय सामान खरीदेगा, तो 100 में डेफिनेटली ज़्यादा सामान आएगा। ज़्यादा सामान आएगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम मतलब इम्प्रूव कर जाएंगे। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक्सपोर्ट जब भी डिवैल्यू करता है करेंसी, तो एक्सपोर्ट को बेनिफिट होता है पर इम्पोर्ट को बेनिफिट नहीं होता है, उसको लॉस होता है। नेसेसरीली तो ये डेफिनेटली होगा। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू, देखिए दोस्तों, आपका अगर करेंसी डिवैल्यू कर गया ना, तो आपका फॉरेन वैल्यू मतलब तो क्या कह रहा है कि बढ़ेगा नहीं, फॉरेन वैल्यू बढ़ता नहीं है, ये घट जाता है फॉरेन वैल्यू। तो ये क्या होगा, 2 तो आपका गलत हो गया, ठीक है, 1 सही हो गया। इंप्रूव इन ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसे इंप्रूव होगा दोस्तों, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करने के लिए आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में आपको बैलेंस रखने की जरूरत होती है। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया, या फिर एक्सपोर्ट घट गया, फिर एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसका 1 ही होगा, ओनली 2 3 तो नहीं होगा, तो ओनली 1, ठीक है। अब हम देखते हैं 9, देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन काउज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ब्लैक मनी क्या है दोस्तों, ब्लैक मनी वो मनी है जिसपे आपने टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है। तो टैक्स पे नहीं किया है तो क्या, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं गया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं गया तो क्या, गवर्नमेंट का जो खुद का जो खाता है मान लो उसमें कम पैसे रहेंगे, तो कम पैसे रहेंगे तो ये जो है देश के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं क्या है ब्लैक मनी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ द रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, ठीक है। ये लिमिटेड है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो ये मतलब कि ये ब्रॉड नहीं है, ये शॉर्ट हो गया, मतलब छोटी छोटी बातें ये कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, परचेज ऑफ द प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी, गोल्ड, अगर आप ये खरीद रहे हो तो क्या क्या होगा, ब्लैक मनी के अंदर आएगा नहीं। लार्ज डोनेशन टू द पब्लिक पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, बिल्कुल क्या होगा, आप टैक्स इवेड कर रहे हो, तो एक तो ब्लैक मनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, और दूसरी बात ये कि अगर टैक्स नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर का लॉस हो रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा दोस्तों, यही होगा, ठीक है। ओके, 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, सबसे इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो कि एक कार वाला है ना, ठीक है, और दुनिया में बस एक ही कार वाला है, और ख़रीदने वाले एक आप हैं, एक मैं हूँ, हम मेरे पास 1 लाख है, आपके पास 1 लाख है, तो इस कार का जो प्राइस होगा ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपये आ गए और मेरे पास 2 लाख रुपये हैं, तो मैं इस 2 लाख में कार नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि आप जो है वो 5 लाख देने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो इस जो ये जो कार था, कभी ये 1 लाख में मिल रहा था, अब ये 5 लाख में बिक रहा है, तो कैसे हुआ, ये आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, सरकार ने आपको पैसे ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, अगर मनी को प्रिंट कर दिया जाए और मनी को बांट दिया जाए, तो जहाँ जो सामान आपको 1 लाख में मिल सकता था, वो आज आपको आपके पास पैसे आने की वजह से वो सामान क्या हो गया, आपको काफ़ी महंगा हो गया। तो उससे बेस्ट यही होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी जो है ये आपको काफ़ी इन्फ्लेशनरी
इसका प्रभाव होता है, इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू हैंड्स, अब बैंक से बोरो कर रहे हो तो नहीं, ये भी नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू, नहीं, पब्लिक से कोई बोरो कर रहा है तो नहीं होगा। पब्लिक से बोरो कर रहा है तो वहाँ तो और इन्फ्लेशन के क्या होगा, कम ही हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई, मनी ही कम हो गया मार्केट में, मतलब पब्लिक के पास, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट ये नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा दोस्तों, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी बहुत इन्फ्लेशनरी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। 11 देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर। देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ना, कि आप जो है ना, मतलब आप अपने पैसे को पॉकेट में रहने की वजह से ना, आप इस पैसे को ना बैंक में दे दिए। अब बैंक क्या किया, इसको CRR SLR के तौर पे कुछ पैसे को रखा, मान लो 100 रुपये आपने दिया, इसको CRR SLR के तौर पे कुछ रखा। उसके बाद इसने क्या किया ना, पैसे को फिर किसी को लोन दे दिया, लोन दे दिया, तो यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अब मिल रहा है, तो फिर इस पैसे को क्या किया, फिर किसी को लोन दे दिया, फिर वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, इकोनॉमी में मनी रन कर रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। इंक्रीज इन CRR को इंक्रीज कर दोगे तो क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, नहीं। इंक्रीज इन SLR, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बिल्कुल। बैंकिंग हैबिट अगर अच्छा हो, पॉपुलेशन से क्या ही मतलब है, पॉपुलेशन से क्या है मतलब, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, नहीं। बैंकिंग हैबिट अगर आपका अच्छा हो जाए ना, आप अगर पैसे को अपने पॉकेट में रहने को बजाय, घर में रखने को बजाय बैंक में रखोगे ना, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो 11 का क्या होगा, C होगा। 12 देखते हैं, विथ रिफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, और उसका जो सप्लाई है ना वो कम ही है, पर डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो अब देखते क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आता है, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी मार्केट में बढ़ गया, तो ये होगा। फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब एक्सपेंडिंग है, या फिर आप टैक्स रेट को कम कर दिए हो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये भी होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ दोस्तों, खैर ये 5 ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ना 5वें पे आओ। अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए ना, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगी, तो क्या लोग लोन लेना चाहेंगे, लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे। तो पैसे मार्केट में मतलब जो है ऑलरेडी वो कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसे कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो डिमांड होगा, लोग क्या लोग डिमांड करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो 5 को आप काटो ना तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, 1 to 4, हायर परचेजिंग पावर क्या होगा, 1 to 4 होगा। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि एक स्टेटमेंट भी ठीक से पकड़ा गया ना तो क्वेश्चन बन जाता है। 13 देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू द डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेबिट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, कर सकता है। कैन इन्वेस्ट, मैंने कोई चीज़ बताया था ना, अगर स्टेटमेंट लिबरल हो, अगर स्टेटमेंट जेनरिक हो, तो उसका सही होने का चांस जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर स्टेटमेंट में फैक्ट आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई UN की बॉडी आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आ जाए, तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो ठीक है, कैन इन्वेस्ट कर सकता है, रियल इन्वेस्टर कर सकता है, ट्रेजरी बिल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेबिट बॉन्ड में कर सकता है। सेकंड देखते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है फिर किसी और का है। तो 1 तो सही होगा दोस्तों, तो 1 सही होगा तो चलो फिर ये देखते हैं। ये तो यहाँ पे एक आपको फैक्ट मिला कि RBI है या फिर कुछ और है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय द RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे 2 चीज़ आया है, एक RBI आया है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया है। यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे 2 फैक्ट है। इनकरेक्ट होने के चांसेस आपको इसमें ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट पूछा है। अब यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर सेबी है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 को आप कट कर सकते हो, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर भी अगर आप RBI पे रुक जाते हो तो फिर भी आपका 50-50 का चांसेस रहता है, तो आप यू कैन टेक द रिस्क यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, स्टेटमेंट 1-2 होगा। इस तरीके से जो है दोस्त आप सवाल को बना सकते हो। 14 देखते हैं, वाटर क्रेडिट को लेकर ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर क्रेडिट क्या है। अब मुझे नहीं पता वाटर क्रेडिट, कौन लोग वाटर क्रेडिट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है।
एक एक बात होती है ना, को कहते हैं कि दी हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, इस टाइप का स्टेटमेंट है कुछ। तो यही है कि आप देख लो ना कि ये वाटर ग्रिड कोई पढ़ के नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टफ लग रहा है, तो लेकिन आपको इसको सही करना ही करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पे यूएन की बॉडी होती है, ये फैक्ट काफ़ी रहता है, तो इनक्रेडिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। देखो वाटर क्रेडिट इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, ठीक है, ठीक है। इसी के बाद और यहाँ क्रेडिट के बाद तो कर सकता है। इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अब 2 फैक्ट आ गया, अब ये 2 फैक्ट आ गए दोस्तों, यहाँ पे रहना है सावधान। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। एम ठीक है, वाटर ग्रिड का एम होगा कि हाँ कि वो पुअर पीपल को वाटर के नीड को मीट करना है। ये स्टेटमेंट सही होने का चांस कम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूएन का बॉडी है। दूसरी बात कि यहाँ 2 यूएन की बॉडी है, तो फैक्ट यहाँ बढ़ गया है, तो 2 को काट दो आप, क्या होगा स्टेटमेंट 1-3। तो इस तरीके से लेके चलना है आपको। 15 देखते हैं, 15 क्या है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रिफर टू द। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है ना, बैंक में अगर वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, मान लो कि क्राइसिस आ गई है मनी को लेकर के, तो वहाँ पे क्या होता, आरबीआई का काम है कि वो एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की तरह पे वो आती है और बैंक को बचाती है, ठीक है। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नहीं, आरबीआई किसी भी ट्रेड इंडस्ट्री को जो है वो पैसे नहीं देती है दोस्तों, इसको कट कर दो। ये यूपीएससी 2025 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ भी पूछा था कि आरबीआई कहाँ कहाँ से पैसे कमाती है, तो वहाँ भी एक था कि वो प्राइवेट बॉडी करके का ऑप्शन था, तो वो भी नहीं होगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग टेम्प्रोरी क्राइसिस, हाँ यही बात मैं कर रहा था कि टेम्प्रोरी क्राइसिस में जो है ना, वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के तौर पे बैंक आरबीआई आती है, उस बैंक को बचाती है, तो 2 तो बिल्कुल सही होगा। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, देखो ठीक है वो करती है, लेंड कर सकती है, लेकिन लेंडर एज अ लास्ट रिसोर्ट ना, वो एकदम क्राइसिस के समय आके उसको बचाई है, तो ये नहीं होगा, ओनली 2 होगा। अब 16 देखते हैं, 16 में क्या कर रहा है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग एडॉप्शन ऑफ, R2 कोड है ना, R2 यहाँ क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R2 रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, 2 आर आ गया, 1 आर आ रहा है इसमें, रामसार, इसमें तो आर आया ही नहीं। इसमें देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 1 आर आया है, तो क्या होगा इसका आंसर, यही होगा, बेस्ट होगा। मुझे नहीं पता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है दोस्तों, लेकिन आपको पकड़ना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, तो यही होगा, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। यूपीएससी आपको नॉलेज तो है ही, लेकिन साथ में आपको एप्टीट्यूड लगाना ही होगा। आप 17 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, क्या हो सकता है, मैं इसको डी मार के चलूँगा दोस्तों आगे, ठीक है, मैं इसमें डी ही मारूंगा। मुझे अब नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि ये जो है दे में रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। अब इसमें इस पर यूपीएससी आंसर क्या दी है, यूपीएससी ने जो आंसर दिया है ना, अच्छा इसका आंसर क्या दिया यूपीएससी ने, 2 and 3 ही दिया है शायद, हाँ 2 and 3 दिया है। दे में रिलीज द लीथल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट, ये अब लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब यूपीएससी ने आंसर क्या दिया है, लेकिन आपको क्या मानना है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ना, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप क्या कहते हैं इसको दिमाग से बना दोगे ना, इसको दिमाग से बना दोगे, तो आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो आप ऐसे कुछ मार दोगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब 1 2 3 मारेगा, तो यहाँ पे 1 सबका निगेटिव होगा, तो कट ऑफ विल गेट डाउन बाय 2.67, कट ऑफ फॉल कर जाएगा 2.67 मार्क्स से। लेकिन अगर आप ये मारते हो ना, तो फिर आप तो वो सही कर लोगे, लेकिन आगे 5 गलत कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये नहीं है, यूपीएससी के आंसर कैसे, दे रिलीज द लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द मोमेंट, ये नहीं है, क्या है 2 3 है। कॉपर स्लैग कैन काउज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इन एनवायरमेंट एंड दे मीन रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल, ठीक है। अब ये देखते हैं 18 देखो दोस्तों, विथ रिफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, अब कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट, अब मैं क्या यहाँ पे ये मारूंगा, आंख बंद करके मैं डी मारूंगा, ठीक है। मैं नहीं देखूंगा कि वो फर्नेस ऑयल से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है।
सम इंडस्ट्री यूज जनरेट पावर, ठीक है। इट कॉज सल्फर इमिशन टू द एनवायरमेंट, ठीक है, सल्फर इमिशन कर रहा है इंडस्ट्री जो है, जनरेट पावर इससे कर रही है, ये ऑयल रिफाइनरीज का एक प्रोडक्ट है, इसका मैं 1 2 3 मार के ही चलूँगा। अब मुझे नहीं पता, मैं फर्नेस ऑयल को उतने ठीक से नहीं पढ़ा हूँ कि उसका क्या काम है क्या नहीं है, मैं डी ही मारूंगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में डी मारता ना तो मेरा क्या होता, इधर तो मुझे 2 मिलता, इधर 0.67 मिलता, तो क्या होता 1.33, मैं पॉजिटिव में ही होता। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ब्लू कार्बन को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, ओशन, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, एटमॉस्फेयर। आप बताइए ब्लू कार्बन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल ब्लू है, पानी पानी, ओशन में ही, कार्बन कैप्चर बाय द ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट में जो है वो है क्या ब्लू? नहीं, ओशन में है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कैन वी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस ऑफ जी विदाउट सॉइल। इसमें कौन कौन से हैं जो 4 ऑप्शन में जो बिना सॉइल के उग सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें तो ये काफ़ी भयानक क्वेश्चन था। इसमें मैं 1 2 अगर 1 2 3 4 दिया नहीं तो मैं तो 1 2 3 4 मारता, लेकिन इसमें जो है मशरूम जो है वो नहीं उगता है। अब पता नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये मशरूम और फर्न नहीं होता, फर्न तो घास टाइप का होता है। इसका जो आंसर होगा लीचेन और लाइकिन और मॉस होगा। तो 2 और 3 इसका आंसर है दोस्तों। अब बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि भाई मशरूम को मैंने टेबल पे उगाया है, मशरूम को मैंने गोबर पे उगते हुए देखा है, दीवार पे उगते हुए देखा है, तो मशरूम तो होना ही चाहिए। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। इनफैक्ट 90% ने गलत किया था, यहाँ मशरूम से कन्फ्यूज़ हुआ था। लेकिन जो इसका आंसर की है क्या होगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों, हो गया 20 क्वेश्चन आज का टारगेट कंप्लीट। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं और 21 से स्टार्ट करते हैं।